बच्चों कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस है ना। ये जो सवाल है ये जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है ना। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसने क्या दिया हुआ है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज़ पास्ड इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg एट 15 डिग्री सेल्सियस till the temperature of the calorimeter and its contents rises to 80 डिग्री सेल्सियस the mass of the steam condensed in kg is। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टीम लिया गया है, स्टीम कितने डिग्री सेल्सियस पे है, स्टीम इज़ एट 100 डिग्री सेल्सियस और उसको पास किया जा रहा है, पास्ड इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर। तो एक कैलोरीमीटर है, ये रहा मान लीजिए हमारा कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर के अंदर पानी, ठीक है। ये जो पानी है, ये पानी का मास 1.1 kg है। 1.1 kg यानी 1100 ग्राम, ठीक है। इतना पानी है जो कि कितने टेम्परेचर पे है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, ठीक है। और इसमें क्या डाला जा रहा है, इसमें स्टीम पास किया जा रहा है, मतलब इसके अंदर स्टीम डाला जा रहा है, स्टीम विच इज़ एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो कैलोरीमीटर है उसका वाटर इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ है 0.02 kg, है ना। तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो वाटर इक्विवेलेंट होता है, वाटर इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू थर्मल कैपेसिटी। अगर प्रैक्टिकल यूनिट्स में लिखा जाए तो वाटर इक्विवेलेंट यहाँ हमको केजी में दिया है, उसको हम पहले प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो वाटर इक्विवेलेंट जो है वो ग्राम में क्या हो जाएगा, ग्राम में वो 20 ग्राम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू थर्मल कैपेसिटी विच इज़ इक्वल टू 20, है ना। 20 ग्राम अगर है तो फिर ये थर्मल कैपेसिटी भी 20 होगा। और थर्मल कैपेसिटी का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी यानी, थर्मल कैपेसिटी का मतलब है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, है ना। यानी mc की वैल्यू हमको दी है 20, ठीक है। मैं चलो बस मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, m इंटू सी। तो ये वाटर इक्विवेलेंट किसका है, वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का है। तो यानी कि ये मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, ठीक है। तो उसने बोला है कि टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट राइजेस टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाता है। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो फाइनली क्या हो जा रहा है, फाइनली ये हो रहा है कि एक तो यहाँ 1100 ग्राम पानी था ही जो कि पहले 15 डिग्री पे था, अब वो कितने पे पहुंच गया है, तो उसने बोला हुआ है कि अब वो 80 डिग्री पे पहुंच गया है। यानी ये जो मिक्सचर है इसका जो फाइनल टेम्परेचर हो चुका है वो 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। 1100 ग्राम पानी तो था इनिशियली, अब स्टीम भी कंडेंस हुआ होगा, सम अमाउंट ऑफ स्टीम माइट हैव गॉट कंडेंस्ड। तो मान लो इतना स्टीम कंडेंस हो गया तो वो भी तो पानी में ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो स्टीम कंडेंस हुआ, स्टीम कंडेंस होने के बाद पानी में ही मिक्स हो जाएगा और वो पानी के मास को बढ़ा देगा। तो मान लीजिए कि ये वो मास ऑफ स्टीम है, मास ऑफ स्टीम है जो कि कंडेंस होके पानी में मिल गया, ठीक है। तो यानी कि स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे था वो कन्वर्ट हो गया वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो गया वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस में, है ना। ये स्टीम का सफ़र है, स्टीम की जर्नी। स्टीम का क्या हो रहा है, स्टीम का जो भी हिस्सा कंडेंस हुआ होगा उसको हम ms बोल रहे हैं, मास ऑफ स्टीम जो कंडेंस हुआ। तो कंडेंस किस तरह से हुआ होगा, पहले वो 100 डिग्री स्टीम 100 डिग्री वाटर बना होगा, और फिर वो 100 डिग्री वाटर जो है वो 80 डिग्री तक पहुंच गया होगा, क्योंकि मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर 80 है। यानी जो स्टीम कंडेंस हुआ होगा उसका टेम्परेचर भी 80 हो गया होगा। ये जो पानी यहाँ से पहले से मौजूद था वो भी 15 से 80 पहुँच गया होगा। और ये जो कैलोरीमीटर है, देखिए कैलोरीमीटर का भी तो टेम्परेचर वही होता है जो कि उसके अंदर रखे हुए पानी का होता है। तो अगर पानी का टेम्परेचर इनिशियली 15 है तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर इनिशियली 15 है।
फिर पानी का फाइनल टेम्परेचर 80 हो गया, तो इसका मतलब है कि कैलोरीमीटर का भी फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया होगा, 80 हो गया होगा। और ये जो स्टीम कंडेंस होकर आया है उसका भी फाइनल टेम्परेचर 80 हो गया होगा, और अंदर जो पानी पहले से है उसका भी फाइनल टेम्परेचर 80 हो गया होगा। इन सब का टेम्परेचर 80 हो गया है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि मास ऑफ द स्टीम कंडेंस्ड, कितना स्टीम कंडेंस हुआ होगा, ये मास हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, आइए इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन हम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट लूज़ कौन कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, जो गर्म बॉडी है वो हीट लूज़ करती है, यानी स्टीम हीट लूज़ कर रहा है। तो स्टीम जब हीट लूज़ करेगा तो पहले तो ये मास ऑफ स्टीम है जो कंडेंस हुआ इनटू एल वेपराइजेशन, इतना हीट वो रिलीज़ करेगा कंडेंसेशन के दौरान, है ना। तो पहले तो उसका फेस चेंज होगा स्टीम का, यानी स्टीम कंडेंस हुआ, और स्टीम कंडेंस होने के बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो कन्वर्ट होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से वो क्या बन जाएगा, वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टीम का फेस चेंज हुआ, बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ पे हीट लूज़ करेगा और फिर यहाँ पे भी हीट लूज़ करेगा, तो टोटल हीट लॉस्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ MC डेल्टा टी, यानी जब वो पानी बन गया है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम लेंगे और डेल्टा टी यहाँ पे हमें लेना होगा। तो चलो मैं यहाँ पे डेल्टा टी लिख देता हूँ, या डेल्टा टी की वैल्यूज़ ही पुट कर देता हूँ मैं सीधा डेल्टा टी, यानी कि उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया है, 100 से 80, 100 से 80। तो ये देखिए ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा है और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो दिस इज़ टोटल हीट लॉस्ट बाय द स्टीम। तो पहले स्टीम कंडेंस होगा और कंडेंस होने के बाद उसका टेम्परेचर चेंज होगा, पानी बन गया है तो पानी बनने के बाद उसका टेम्परेचर और थोड़ा घटेगा, तो ये टोटल हीट लॉस्ट बाय द स्टीम। हीट गेन किसने किसने किया, जो ठंडा पानी पहले से उसमें डाला हुआ है कैलोरीमीटर के अंदर वो हीट गेन करेगा। तो हम बोलेंगे MC डेल्टा टी मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, पानी के लिए, पानी पहले 15 पे था बाद में 80 पे पहुंच गया, तो 80 माइनस 15 प्लस, और कौन हीट गेन करेगा, ये पानी तो हीट गेन करेगा ही, ये जो पानी है ये तो हीट गेन करेगा ही, साथ ही साथ जो कैलोरीमीटर है, ये जो वेसल है, ये वेसल भी तो हीट को गेन करेगा। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर का भी डेल्टा टी वही होगा जो उसके अंदर रखे हुए पानी का डेल्टा टी है, दोनों का डेल्टा टी क्या होगा, सेम होगा। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। बस अब यहाँ वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया है। मास ऑफ स्टीम तो हमें निकालना है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। एल वेपराइजेशन जो है उसको 540 ले लीजिए आप। मास ऑफ स्टीम ये फिर से हमें निकालना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू 20, ये इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू जो मास ऑफ वाटर पहले से अंदर था वो 1100 ग्राम था। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, देखिए सब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में ले रहा हूँ मैं, ग्राम कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये 80 माइनस 15 ये 65 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए ये मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये थर्मल कैपेसिटी है कैलोरीमीटर का, जो कि मैंने आपको बताया था कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर जो है वो 20 हम लेंगे, ठीक है। तो उसको मैं 20 ले लेता हूँ उसकी जगह पर इंटू 65, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं, 20 ms और 540 ms, ये 560 ms हो जाएगा। 560 ms इज इक्वल टू RHS में देखिए इस टर्म से और इस टर्म से 65 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर 1120 इंटू 65 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ms क्या निकल के आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा ms आ जाएगा 130 ग्राम, ठीक है। दिस इज़ द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड, लेकिन आंसर हमें kg में निकालना है। आप देखिए उसने आखिरी लाइन में क्या लिखा है कि द
मास ऑफ द स्टीम कंडेंस्ड इन केजी, ठीक है। तो जब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.13 केजी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। सो सिंपल, है ना। उम्मीद है आपको ये समझ आया ऑडियो स्टूडेंट्स। स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छे से समझ के कॉपी करेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इतना कॉपी कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं अगला सवाल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सवाल अच्छे से पढ़ें और ख़ुद भी ट्राई करें, देखिए आपसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं। सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि कैलोरीमीटर कंटेन्स 0.2 kg ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कैलोरीमीटर है, उसके अंदर पानी है। तो मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये सपोज़ हमारा कैलोरीमीटर है, इसके अंदर पानी है, और पानी कितना है, 0.2 kg है। 0.2 kg यानी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 200 ग्राम यहाँ पे पानी है। कितने टेम्परेचर पे? 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि 0.1 kg ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज़ एडेड टू इट। उसमें एक गर्मा गर्म पानी अलग से लाके ऐड किया गया, है ना। ये जो गर्मा गर्म पानी हम लेके आ रहे हैं 0.1 kg है। 0.1 kg मतलब कितना? 0.1 kg मतलब ये जो गर्मा गर्म पानी हम ला रहे हैं ये 100 ग्राम पानी है। 0.1 kg यानी 100 ग्राम पानी हम ला रहे हैं। कितना डिग्री पे है वो जो पानी हम ला रहे हैं वो है 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मतलब ये गर्म पानी को ये ठंडे पानी में हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि द मिक्सचर इज़ वेल स्टर्ड। स्टर्ड का मतलब क्या होता है? उसको अच्छे से घुमा दो, मिक्स कर दो, है ना। सो द मिक्सचर इज़ वेल स्टर्ड एंड द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज़ फाउंड टू बी 35 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर को पूरा मिक्स कर दिया, और जो मिक्सचर का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो तैयार हुआ वो 35 डिग्री सेल्सियस था। तो उसने आखिरी लाइन में ये पूछा है कि द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इज़। तो बताइए कैलोरीमीटर का थर्मल कैपेसिटी क्या होगा, ठीक है। यानी बेसिकली ये हमारा कैलोरीमीटर है, इसकी थर्मल कैपेसिटी यानी मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये हमको फाइंड आउट करना है। और जो हमारा मिक्सचर है उसका फाइनल टेम्परेचर, मतलब कि मैं वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि जब दोनों पानी को मिक्स किया तो अभी जो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का हो गया वो कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी 30 से 35 हो गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि हमने गर्म पानी ला के उसमें ऐड किया, ठीक है। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेंड, ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हीट लूज़ कौन कर रहा है? ये जो गर्मा गर्म पानी है ये हीट को लूज़ करेगा, और हीट गेन कौन करेगा? ये ठंडा पानी और ये कैलोरीमीटर दोनों मिल के हीट को गेन करेंगे, है ना, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट गेन्ड, ठीक है। अब गर्म पानी जो हीट लूज़ कर रहा है, mc डेल्टा टी लिखूँगा। तो मास ऑफ वाटर, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ mc डेल्टा टी। गर्म पानी हम कितना ला रहे हैं? 100 ग्राम ना। तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? देखिए ये 60 पे था इनिशियली, और फाइनली वो मिक्सचर 35 पे पहुंच गया। यानी 60 माइनस 35 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 60 माइनस 35, ये हो गया mc डेल्टा टी, हीट लॉस्ट बाय द गर्मा गर्म पानी। फेस चेंज तो यहाँ हो नहीं रहा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पानी को पानी में ऐड कर रहे हैं। हीट गेन कौन कर रहा है? ठंडा वाला पानी। ठंडा वाला पानी कितना ग्राम है हमारे पास? 200 ग्राम है। तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब ठंडे पानी का डेल्टा टी क्या है? ठंडा पानी जो है वो 30 से 35 पहुंच गया, तो ये उसका डेल्टा टी है 35 माइनस 30, बड़ा माइनस छोटा लिखेंगे, 35 माइनस 30। ये ठंडा पानी ने हीट गेन किया, प्लस कैलोरीमीटर ने जो हीट गेन किया होगा, मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर। और हमें पता है कि कैलोरीमीटर का डेल्टा टी वही होता है जो उसके अंदर रखे हुए पानी का डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो यही थर्मल कैपेसिटी है कैलोरीमीटर का जो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 25, ठीक है, तो जो कि 2500 हो जाएगा। तो ये इधर LHS में 2500, RHS में देखते हैं। RHS में ये हो जाएगा 200 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 1000
प्लस ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5 इंटू mc/cc। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 5 यहाँ पे आ जाएगा। और अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, mc/cc इज़ नथिंग बट 1500/5 विच इज़ नथिंग बट 300। सब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में रखा है, देखिए सब कुछ कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। तो फाइनल आंसर जो हमारा है ये भी किस में आएगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ये थर्मल कैपेसिटी किस में आ गया, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में आ गया, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में रखा था तो थर्मल कैपेसिटी भी हमारा प्रैक्टिकल यूनिट में आ गया। लेकिन हमको जो ऑप्शंस दिए हैं वो किस में दिए हैं, जूल पर केल्विन, यानी एसआई यूनिट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, इसको हम बोलेंगे 300 × 4.2 और नीचे डिग्री सेल्सियस तो ऑटोमेटिक केल्विन बन जाएगा क्योंकि वो चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर हमारा जूल आ जाएगा। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई करते ही आपको जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 1260 जूल पर केल्विन। ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 1260 जूल पर केल्विन। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। देखा डियर स्टूडेंट्स किस तरह से हमने सॉल्व किया, सो इजी ना। तो चलिए आप पहले पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए हम देख रहे हैं अपना अगला सवाल। ये रहा हमारा अगला सवाल। सवाल पढ़ते हैं। अ बीकर कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ वाटर। फिर से एक बीकर आ गया यहाँ पे, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा बीकर है। बीकर में कितना वाटर है, 200 ग्राम वाटर है। ठीक है, आगे उसने बोला है कि द हीट कैपेसिटी ऑफ द बीकर इज इक्वल टू 20 ग्राम ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी ऑफ द बीकर दिया हुआ है ना, यानी ये जो बीकर है हमारा, बीकर यानी कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, यानी मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। हमको कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इसको सीधा 20 लिख दूँ मैं, 20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकल यूनिट में ये हमको दिया हुआ है। अगर ये ग्राम में है, वाटर इक्विवेलेंट ग्राम में है, तो डायरेक्टली इसको हम उठा के थर्मल कैपेसिटी से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है। आगे उसने बोला है कि द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, वो मैंने यहाँ लिख दिया डायग्राम में। और आगे उसने बोला कि इफ़ 440 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 92 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इन इट देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी नियरेस्ट टू। तो जो मिक्सचर है उसका फाइनल टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, वो हमें पता लगाना है। तो क्या ऐड किया है वहाँ पे, क्या ऐड किया गया है, गर्मा गर्म पानी। कितना पानी, 440 ग्राम पानी वहाँ पे ऐड किया गया है। और ये जो 440 ग्राम पानी है वो कितना टेम्परेचर पे है, वो 92 डिग्री सेल्सियस पे है, 92 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये अब मिक्सचर बन जाएगा। तो इधर मैं एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए कुछ देर बाद हीट, गर्म वाला हीट लूज़ करेगा, ठंडा वाला हीट गेन करेगा, और जो मिक्सचर तैयार होगा इसका फाइनल टेम्परेचर जो है उसको टी बोल देते हैं, और वही टी हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। गर्म पानी को ठंडे पानी में मिक्स किया जा रहा है। पिछले बार जैसे हमने लगाया था इक्वेशन हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेंड, वैसे ही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेंड। ठीक है, हीट लूज कौन कर रहा है, गर्म वाला पानी, mc डेल्टा टी। गर्म पानी का मास कितना है, 440 ग्राम, तो mc डेल्टा टी। गर्म पानी का डेल्टा टी कितना है, गर्म पानी 92 से ठंडा होकर टी तक पहुंचेगा, है ना। तो 92 माइनस टी लिख देते हैं डेल्टा टी को। ये हो गया गर्म पानी का हीट लॉस्ट। और हीट गेन कौन कर रहा है, ठंडा पानी हीट गेन कर रहा है। ठंडा पानी का मास कितना है, 200 ग्राम। ठीक है, तो 200 mc डेल्टा टी। ठंडा पानी का डेल्टा टी क्या होगा, ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, T-20। तो मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो ठंडे पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, है ना, इसीलिए T-20 प्लस कैलोरीमीटर जो है, यानी जो बीकर है वो भी तो हीट को गेन करेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे
मास ऑफ कैलोरीमीटर स्पेसिफिक कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा टी ऑफ कैलोरीमीटर, वही जो डेल्टा टी ऑफ वाटर है, ठीक है। और ये वैल्यू हमें दी हुई है, उसको मैं पुट कर दूंगा अगले स्टेप में। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे डिस्टेंस तो चलो मैं ये वैल्यू सीधा पुटअप कर दूँ यहाँ पे। चलिए, तो ये MCCC के जगह पर मैं सीधा यहाँ से लिख देता हूँ। MCCC हमें दिया हुआ है 20, तो ये सीधा 20 उठा के हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दो 20, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको देखिए, कुछ चीज़ें हम कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, जैसे कि एक 0 यहाँ से आप काट दीजिए कॉमन निकाल के, ठीक है। दूसरा, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 222 हो जाएगा, ये 21 ये तो कट जाएगा, है ना, ये 10 बचेगा यहाँ पे और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 22 इंटू 92 माइनस टी बचेगा, ये बचेगा सिंपली यहाँ पे एक 0 और 2 10 बचेगा, है ना। 10 इंटू टी माइनस 20, एक बार में 0 उड़ाया और एक बार में 2 से डिवाइड किया, और यहाँ क्या बचेगा डिस्टेंस, टी माइनस 20 इतना बचेगा, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिस्टेंस, फर्दर सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 22 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 92 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2024 माइनस 22t, ये हो जाएगा 10t माइनस 200 और ये हो जाएगा प्लस t माइनस 20, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2024 इधर है और इधर हमारा कौन है 10t और ये 1t को ऐड करेंगे तो ये 11t हो जाएगा। और ये मैं ऐसा करता हूँ 2024 और ये दोनों नंबर्स को उस तरफ भेज दीजिए, ये माइनस 220 उधर जाके प्लस 220 हो जाएगा। और इधर RHS में क्या बचता है हमारे पास, 22t इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 11t, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 33t, इज़न्ट इट। और इस तरफ क्या बचेगा, चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो जब हम करेंगे 2024 प्लस 220 जो कि हो जाएगा 2244, यानी कि ये हो जाएगा 2244 इज इक्वल टू 33t। तो t हमारा क्या हो जाएगा 2244 अपॉन 33। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे 2244 अपॉन 33 तो वो हमको 68 मिल जाएगा, यानी यहाँ से हमको t क्या मिल जाएगा 68 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस। ओहो, ऑप्शन में हमको ऑप्शन बी दिख रहा है 68 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरह से ये सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि पॉज करके पहले आप ये कॉपी डाउन कर लें और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। देखिए, ये सब बताने के पीछे का मकसद क्या है, मकसद ये है कि किस तरह से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर है या जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के अंदर में। वाटर इक्विवेलेंट का क्या फ़ायदा है वो हमको यहाँ से पता चलता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं हीटिंग कर्व। अभी हीटिंग कर्व क्या होता है, हीटिंग कर्व इज़ अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम। अब एक्स एक्सिस पे हम टाइम भी ले सकते हैं और एक्स एक्सिस पे हम हीट भी ले सकते हैं। तो मैं अभी ये ग्राफ में टाइम ले रहा हूँ, अभी इसी का अगला ग्राफ आपको हीट के टर्म्स में ही बना के बता दूंगा, ठीक है। पहले टेम्परेचर और टाइम का देखते हैं रिलेशनशिप। तो बेसिकली ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने कोई सॉलिड लिया और उस सॉलिड को हमने हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, है ना, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इस ग्राफ में, ठीक है।
तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, हम आइस ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया आइस, और ये आइस जो है ये मान लीजिए इनिशियली -20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और इसको हमने हीट करना शुरू किया, तो क्या होगा, हीट करेंगे तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका टेम्परेचर पहुँच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। फिर क्या होगा, ये आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर एट 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे फेस चेंज होगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमको पता है जब फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और फिर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को हीट करेंगे तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये कन्वर्ट होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को आप फर्दर हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फेस चेंज हुआ, और फिर स्टीम को आप हीट करेंगे तो स्टीम का टेम्परेचर आप जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमको इसको पहुँचाना है स्टीम एट सपोज़ 130 डिग्री सेल्सियस तक हमको इसको पहुँचाना है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इस हीटिंग कर्व में हम दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये शुरू हो रहा है आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको -20 मान लेते हैं, -20 डिग्री से। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है ना। तो हम ओरिजिन को -20 मान रहे हैं, -20 से शुरू कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ग्राफ यहाँ से शुरू हो, ग्राफ ऊपर से भी शुरू हो सकता है और ऊपर से भी शुरू हो सकता है, डिपेंडिंग की कैसी कंडीशन है, ठीक है। तो -20 से हमने इसको हीट करना शुरू किया, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये मान लीजिए ये दिस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की बात हम कर रहे हैं, वो सॉलिड स्टेट में है और उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचेगा। तो ये जो टेम्परेचर है इसको मैं बोल रहा हूँ MP यानी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कुछ नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, रुक जाइए 1 मिनट। मैं ना इसको पॉइंट A बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं पॉइंट B बोल रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट C बोल रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट D, इसको पॉइंट E, और इसको पॉइंट E, और इसको पॉइंट F बोल देता हूँ, ठीक है। हम A से B की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। A से B की जब बात कर रहे हैं तो पॉइंट B पर मेल्टिंग शुरू होगी, और ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, मेल्टिंग बोलिए या फ्यूजन बोलिए, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये B से C तक ये मेल्टिंग होगी। पॉइंट C वो पॉइंट है जहाँ पे मेल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी पॉइंट C पर ये जो आइस है ये पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब पॉइंट C पर वो लिक्विड स्टेट में है, तो मैं फिर यहाँ पे लिक्विड लिख देता हूँ। तो ये देखिए, ये है A से B, है ना, और ये है B से C, और ये है C से D। तो अब हम C से D की बात कर रहे हैं। C से D में टेम्परेचर फिर बढ़ने लगा लिक्विड का, और लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो, यानी जो वाटर हमने लिया उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और बढ़ता बढ़ता वो कहाँ पहुँच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से पहुँच जाएगा, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच गया। बॉइलिंग पॉइंट पे जब वो पहुँचा तो वो बॉयल होना शुरू हुआ। D से E तक वो बॉयल होता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक वो बॉयल होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉइलिंग, ठीक है। पॉइंट E वो पॉइंट है जहाँ पर वो कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, यानी लिक्विड कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद फिर वो स्टीम बन गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये A से B है, ये B से C है, ये C से D है, तो D से E कौन होगा, ये D से E है, ठीक है, वाटर इनटू स्टीम। और E से F क्या है, ये E से F है। तो E से F यानी कि हम स्टीम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, उस टेम्परेचर तक, यानी कि हम 130 तक ले जाना चाहते हैं, तो ये 130 तक हम लेके चले गए स्टीम को हीट करके, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप बड़े ही सुंदर तरीके से देख सकते हैं किस तरह से ये पूरे प्रोसेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब फेज़ चेंज हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब फेज़ चेंज हो रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है,
तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ वेपर, ठीक है। यहाँ किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉलिड का। यहाँ टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है, लिक्विड का। यहाँ टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है, वेपर का, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें से कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, और वो मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है उस पर भी मैं आता हूँ। पर पहले यही ग्राफ मैं आपको टेम्परेचर और हीट के लिए भी बना के दिखाता हूँ। तो यही ग्राफ हम चाहें तो इधर मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर, इधर मैं ले लेता हूँ हीट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर और इधर हमारा हो गया हीट। इसको मैं Q बोल देता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर T बोल दीजिए आप। तो इसी ग्राफ को हम ऐसा भी बना सकते हैं। ये रफली मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, ये हीट हम देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हीट बढ़ाते जा रहे हैं, पहले टेम्परेचर बढ़ा, फिर फेज चेंज हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर फेज चेंज हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ा, एंड सो ऑन। इस तरह से जैसे जैसे हम हीट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह से इसका मामला होता जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। सेम रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। अभी देखिए, अगर हम इस ग्राफ के स्लोप की बात करें, मतलब कौन सा ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये पहले वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो इधर वाई एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम है। तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, टेम्परेचर अपॉन टाइम देगा, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ लिखता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा स्लोप है, स्लोप हमारा देगा टेम्परेचर अपॉन टाइम, ठीक है। ये हमारा स्लोप है। तो इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ। अब देखिए, जो हमारा पहला केस है, यानी जब हम बात करेंगे ए से बी की जब बात करेंगे, तो ए से बी में क्या हो रहा है, चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो ए टू बी की जब हम बात करेंगे, तो ए टू बी में क्या हो रहा है, जो भी हम हीट दे रहे हैं ए से बी में, वो हीट को हम क्या बोलेंगे, ए से बी में हीट किसको दिया जा रहा है, सॉलिड को दिया जा रहा है। सॉलिड को दिया जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ द सॉलिड, है ना, मास ऑफ द सॉलिड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड इनटू डेल्टा टी, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद सिमिलरली, ये तो मैंने बात की ए से बी की बात की है। सिमिलरली हम बी से सी की बात कर सकते हैं, बी टू सी की बात कर सकते हैं। बी टू सी में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो बी से सी में मेल्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो हीट दी जा रही है, उस हीट को मैं Q2 बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेल्टिंग है। तो मेल्टिंग में जो भी हमने मास लिया है, वो इंटू L फ्यूजन हम ले सकते हैं, यानी ये जो भी मास है वही मास हमने यहाँ लिया है, और इंटू L फ्यूजन। तो ये मेल्टिंग वाली हीट हो गई। फिर अगर हम बात करें, ये तो B से C की बात की, अगर हम बात करें C से D की, तो C से D में हम क्या लिख सकते हैं, C2D की अगर हम बात करें, तो C2D में, ये देखिए आप, C2D में लिक्विड को हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मास तो वही रहेगा, मास विल रिमेन कांस्टेंट, जिसको मैं M बोल रहा हूँ। लेकिन ये स्पेसिफिक हीट अब किसका लेना पड़ेगा, लिक्विड का लेना पड़ेगा, इनटू डेल्टा टी, जो भी टेम्परेचर चेंज वहाँ पे हुआ है। ये तो C2D हो गया। अब हम बात करते हैं D2E की, D2E की बात करते हैं। तो अगर D2E की बात करेंगे, तो D2E में क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारी बॉइलिंग हो रही है। D2E में बॉइलिंग हो रही है, तो Q4 बोलता हूँ वहाँ पे जो हीट लग रही है, और उसको हम बोलेंगे M इंटू L वेपराइजेशन। ये D2E की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हम बात कर सकते हैं E से F की। तो E टू F में हम वेपर को हीट कर रहे हैं, वेपर को हीट कर रहे हैं, तो हम उसको लिखेंगे M स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर इंटू डेल्टा टी एंड सो ऑन। तो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ टेम्परेचर चेंज वाला इक्वेशन, और जहाँ पे फेस चेंज हो रहा है वहाँ पे फेस चेंज वाला इक्वेशन हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक प्यारी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी हम डिवाइस यूज़ करते हैं हीट जनरेट करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यूज़ किया एक हीटर, कोई हीटर आपने यूज़ किया, वो हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हीटर हो गया, आयरन हो गया, गीज़र हो गया, है ना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। हमको पता है कि पावर हमारा होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम,
और यहाँ पे एनर्जी किस रूप में है, एनर्जी हीट के रूप में है, तो उसको हम हीट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। ये पावर ऑफ द डिवाइस है, जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हीटर के ऊपर लिखा है 1000 वाट, तो अगर हीटर के ऊपर 1000 वाट लिखा है, इसका मतलब कि 1000 जूल वो हीट क्रिएट कर रहा है पर सेकेंड, ठीक है, इतना हीट वो एमिट कर रहा है पर सेकेंड, है ना, ये उसका मतलब होता है। तो जूल पर सेकेंड बोलिए या वाट बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q इज़ पावर इनटू टाइम, यानी हीट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमको आगे काम में आएगा। तो आइए देखते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे मैंने हीट लिखा है, यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पावर इनटू टाइम, टाइम लिखिए डेल्टा टी लिखिए, बात एक ही है। और इधर मैं लिख रहा हूँ मास इनटू स्पेसिफिक हीट, अभी जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनटू डेल्टा टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ। यही नहीं, जहाँ जहाँ आपको हीट नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम इज़ इक्वल टू एम इंटू एल फ्यूजन। मतलब ये सारे इक्वेशंस को हम पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा ये है कि ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है, इस इक्वेशन को मैं आगे यूज़ करता हूँ, पी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो ये मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ, पी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी मैं इस टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, इस इक्वेशन को। तो जब मैं लिखूँगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P अपॉन एम सी। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए ये स्टेप मैंने कैसे किया है, ठीक है। और यही चीज़ हमारी क्या है, यही तो हमारा स्लोप भी है, यानी यही हमारा क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ हीटिंग कर्व, स्लोप ऑफ हीटिंग कर्व है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि जो स्लोप ऑफ हीटिंग कर्व है, अभी देखिए पावर कांस्टेंट होता है, जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं पावर जनरेट करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, उसका पावर कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट होता है, सॉरी मास भी हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ हीटिंग कर्व इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट। वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि स्लोप ऑफ हीटिंग कर्व इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ अगले पेज पे कि स्लोप ऑफ हीटिंग कर्व, स्लोप ऑफ हीटिंग कर्व है ना, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, यानी कि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा तो स्लोप कम होगा, और स्पेसिफिक हीट कम होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही नहीं डियर स्टूडेंट्स, हम हीटिंग वाले अगर कर्व की बात करें और ये वाला कर्व लें जिसमें कि एक्स एक्सिस पे हमने हीट लिया है, तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर ये जो हमारा हिस्सा है, यहाँ पे जो हीट, इधर देखिए एक्स एक्सिस पे हीट है ना, तो ये वाली हीट कौन सी हीट होगी, m इंटू, देखिए यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे ये होगा m इंटू एल फ्यूजन, ठीक है। और यहाँ पे जो हीट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो हीट है उसको हम बोल सकते हैं m इंटू एल वेपराइजेशन, ठीक है। तो अभी हमको पता है कि जनरली जो एल वेपराइजेशन होता है वो बड़ा होता है एल फ्यूजन से, यानी कि इस डंडी की लंबाई ज़्यादा होगी और इस डंडी की लंबाई कम होगी। क्यों? क्योंकि एल वेपराइजेशन ज़्यादा होता है एल फ्यूजन से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यही नहीं, अगर हम ए से बी की बात करें तो ए से बी में हीट क्या लगेगा, एम सी डेल्टा टी, जो आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर भी जो हीट लगेगा वो भी एम सी डेल्टा टी होगा, और यहाँ पर भी जो हीट लगेगा वो एम सी डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है अबाउट द हीटिंग कर्व, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हीटिंग कर्व की सारी बारीकियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। एक आखिरी बात मैं बता के ये हीटिंग कर्व का टॉपिक फिनिश करता हूँ, और वो आखिरी बात ये है कि स्पेसिफिक हीट तो हमने देख लिया कि चलो भाई यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है वो एम सी डेल्टा टी है, वहाँ से हमको मिल जाएगा। इसका स्लोप निकालो तो इसका स्लोप की प्रोपोर्शनैलिटी हम स्पेसिफिक हीट से कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस बी सी, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट क्या होगा और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या होगा। तो याद रखिए मेल्टिंग या बॉइलिंग के टाइम पे स्पेसिफिक हीट जो है ना, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एम डेल्टा टी होता है। तो जब बॉइलिंग हो रही हो या जब मेल्टिंग हो रही हो तो वहाँ पे डेल्टा टी ज़ीरो होता है। डेल्टा टी क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा होता है वहाँ पे, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो विल बी व्हाट, इन्फिनिटी। तो याद रखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग के टाइम पे स्पेसिफिक हीट क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है एक स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए,
मान लीजिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के रेंज में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देंगे या बहुत घटा देंगे या फिर फेस चेंज होने लगेगा, तो फिर ऐसे केसेस में स्पेसिफिक हीट में चेंज, स्पेसिफिक हीट बदल जाती है डिस्टेंस, याद रखिए, है ना। ये हो सकता है सेम सब्सटेंस है, उसका सॉलिड स्टेट में स्पेसिफिक हीट अलग होगा और सेम सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट में हो सकता है स्पेसिफिक हीट अलग हो। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ जो आइस है, आइस क्या होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम क्या होता है, स्टीम होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अभी यहाँ पे आइस और स्टीम का सेम हो गया इत्तेफाक से, है ना, लेकिन सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। तो आप देखिए अलग अलग स्टेट में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग अलग, मटेरियल वही है, सब्सटेंस वही है, उसी H2O की बात हो रही है, उसी पानी की बात हो रही है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग टेम्परेचर रेंज में स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ कुछ वेरी कर जाती हैं, चेंज कर जाती हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं चाहूँगा कि डिस्टेंस की पहले आप जो है ना पॉज करके ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद पॉज करके आप ये कॉपी कर लें, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग और मेल्टिंग, बॉइलिंग या मेल्टिंग के टाइम पे डेल्टा T 0 होता है, और जिसकी वजह से स्पेसिफिक हीट क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। ये कॉपी कर लिया आपने, उसके बाद आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। फिर एक बार ये कॉपी हो गया तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं, और एक बार ये कॉपी हो गया तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं, और एक बार ये कॉपी हो गया तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं, और एक बार ये कॉपी हो गया तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने कॉपी कर ली होंगी। अब हमारा आखिरी टॉपिक सिर्फ बचा है जूल्स लॉ। तो अपने अगले लेक्चर में मैं आपको जूल्स लॉ पढ़ा दूंगा, और जूल्स लॉ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेके हम थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन और कैलोरीमेट्री को फिनिश कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज